हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं जिगर के छल्ले। तो जेई मेंस और नीट के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है बच्चों अपनी, इसमें यूनिट डायमेंशंस, वेक्टर, एरर, मेजरमेंट, 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आया हूँ। इनको बहुत ध्यान से देखो बच्चों और कोशिश करो कि सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन ये मेरे को डायमेंशन का दिख रहा है। इफ फोर्स, तो एफ दिया हुआ है फोर्स, वो दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा क्यूब प्लस डी के बराबर। तो फोर्स एफ की वैल्यू दे रखी है अल्फा अपॉन बीटा क्यूब प्लस डी। डायमेंशन चाहिए हमें रूट अल्फा अपॉन बीटा की, डी को डेंसिटी मान रखा है। बच्चों ये बताओ मेरे को, अगर डेंसिटी और बीटा क्यूब ऐड हो रही है तो दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर ऐड होती है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इनकी डायमेंशन सेम करने के चक्कर में अपन बीटा की डायमेंशन निकाल लेंगे कि बीटा क्यूब की डायमेंशन वही होगी जो डेंसिटी की होगी। और डेंसिटी की डायमेंशन कितनी होगी? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख दिया मैंने? एल क्यूब। तो यहां से बीटा क्या आ जाएगा? m की पावर 1/3 और नीचे l था, ऊपर ले आके l की पावर -1। ये मेरे पास बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। बीटा क्यूब था ना, दोनों तरफ पावर 1/3 कर दी। ये बताओ फोर्स की डायमेंशन लिख रखी है अल्फा अपॉन डी के बराबर। वैसे d प्लस बीटा क्यूब होगी, लेकिन जो d की डायमेंशन होगी वही बीटा क्यूब की डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन जो फोर्स की होगी वही डायमेंशन अल्फा अपॉन डेंसिटी की भी होगी। तो F की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 अल्फा अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? L की पावर -3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा कितना आ जाएगा? m2 L-2 t-2, ये अल्फा आ जाएगा। तुम्हें डायमेंशन किसकी चाहिए? रूट अल्फा बाय बीटा की। बताओ रूट अल्फा बाय बीटा। रूट अल्फा अगर यहां पे सारी पावर्स का रूट लगा दूं मैं तो L-1 t-1 और बीटा, बीटा जो थी ये लिखी, बीटा कितनी लिखी है? m की पावर 1/3 l की पावर -1। l की पावर -1 से l की पावर -1 कैंसिल हो गया बच्चों। m की पावर 1/3 ऊपर गया, यहाँ m की पावर 1 थी तो m की पावर 1 - 1/3 2/3 t की पावर -1। m की पावर 2/3 t की पावर -1 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, आगे चलिए स्टूडेंट्स, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0007 इज 1। बताओ 0.0007 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 बोल रखे हैं। सही बोल रखा है बच्चों, डिजिट्स के पहले जो 0 आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एंड दैट इन दिस इज 4। क्या 0.7000 में ये चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? हाँ, डिजिट्स के बाद जो भी 0 आते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट मानते थे, तो ये असर्शन तो ट्रू है। रीजन में क्या बोला हुआ है? ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। बच्चों दो, हमने यहां पे 1 और 1 101 ये नंबर ले लिया। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो भी 0 आएगा वो नॉट सिग्निफिकेंट है, तो गलत हो गया। जो भी डिजिट्स के बीच में 0 आता था वो तो रूल कहता है सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब रीजन गलत है, असर्शन सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। बच्चों स्क्रू गेज का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट और यूनिट डायमेंशन, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाओ इन्हें। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है? बताओ क्या बोला हुआ है। व्हाट इज द डायमीटर? ये डायमीटर बताना है अपने को। ये दो फिगर्स दिए हुए हैं, स्क्रू गेज की पिच दे रखी है। चलो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। बोलो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता था? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ये लीस्ट काउंट होता था। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया सॉल्व करने के लिए, ताकि नीचे 100 हो जाए। तो 2/100 मतलब 0.02 मिलीमीटर। तो मेरे को लीस्ट काउंट इस स्क्रू गेज का वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब आप ये बताओ कि ये तो लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब ये बताओ, ये जो पहला फिगर देखोगे ये जॉज हैं। देखो ये जॉज हैं। जॉज, जिन जॉज के बीच में आप किसी को अटकाओगे उसको मेजर करने के लिए ये दो चित्र दिए हुए। देखो पहले चित्र में ये जॉज साथ में है, इंग्लिश में लिख के देगा, अभी फिगर दे दिया, व्हेन जॉज आर टुगेदर। जब भी बोलता है दांत साथ में, जॉज को हिंदी में दांत कहते हैं। तो वेन एवर जॉज आर टुगेदर, तो ये जो फिगर दिया जाता है ना, ये हमें किसके लिए दिया जाता है? जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए। मतलब शुरुआत में पेट्रोल पंप में बोलता है ना सर जीरो देख लो, वो इसीलिए कि भाई जब हम कुछ तेल नहीं दिया तो जीरो लिखा हुआ आना चाहिए, जब कुछ मेजर नहीं कर रहे हो तो जीरो लिखा हुआ आना चाहिए। आप मिठाई खरीदने जाते हो तो तराजू पे भैया कुछ नहीं रखा है तो जीरो आना चाहिए लिखा हुआ।
तब तो बोलेगा इंस्ट्रूमेंट ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं रखा है तो जीरो रीडिंग, जीरो एरर है कि नहीं है वो पता लग जाएगा। अब जीरो एरर कैसे निकालते थे स्क्रू गेज में, ये बताओ। ये जीरो, ये रेफरेंस लाइन दिख रही है, रेफरेंस लाइन के नीचे आ गया ये जीरो, मतलब सर्कुलर स्केल माइनस वाई डायरेक्शन में चल गया। वो माइनस वाई डायरेक्शन में चला है, इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए पॉजिटिव जीरो एरर डिफाइंड होगी। कौन सी एरर डिफाइंड होगी? पॉजिटिव जीरो एरर। क्या होती है पॉजिटिव जीरो एरर? कोइंसाइडिंग डिवीजन। क्या ये फिफ्थ डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर गया? 5 इंटू लीस्ट काउंट, कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.02, यानी ये कितना आ गया? 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर आ गया। ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ गई है। अब हमें रीडिंग जो लिखनी है, बताओ बच्चों, रीडिंग का फॉर्मूला तुम्हें याद है? क्या होता था रीडिंग का फॉर्मूला? मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। और ये जीरो एरर हमेशा साइन के साथ ही रखनी है। अब बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? यहां पे ध्यान से देखो, ये मेन स्केल सेंटीमीटर में दिख रहा है, मेन स्केल में 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 के आगे 2 स्मॉल लाइंस दिख रही हैं, यानी 1.2 सेंटीमीटर ये मेन स्केल की रीडिंग है। बताओ कौन सा कोइंसाइडिंग डिवीजन है? ये 14th डिवीजन कोइंसाइडिंग दिख रहा है मेरे को, 15 के नीचे 14th डिवीजन कोइंसाइडिंग दिख रहा है। 14 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है? 0.02 मिलीमीटर माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कितनी है? दूसरे पेन से लिख दिया मैंने, जीरो एरर प्लस 0.1 मिलीमीटर। बच्चों ये हमारे पास इसकी रीडिंग आने वाली है। कितनी आ गई ये रीडिंग? 1.2 सेंटीमीटर प्लस 14 टू जा 0.28 मिलीमीटर और माइनस 0.1 मिलीमीटर, यानी ये कितना आ जाएगा? 1.2 सेंटीमीटर प्लस 0.028 सेंटीमीटर माइनस 0.01 सेंटीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, एक डेसिमल और पीछे ले गए, ये 0.01 माइनस हुआ 0.18, तो ये आ गया 1.2। 1.2 में प्लस करना है 0.018, यानी 1.218, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों अच्छे से सॉल्व कर लेना, कुछ खास बात नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के पीछे जो कॉन्फिडेंस है वो साल भर की मेहनत से आएगा। अभी भी लेट नहीं हुई है, बहुत अच्छे से मेहनत करो ताकि चीज़ें आपको ऑब्वियस दिखें कि ये तो ऐसे ही होगा, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए मन में, है ना? प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन, पोजीशन एक्स दी हुई है, t³/3 माइनस 3t²/2 प्लस 2t+4, ये पोजीशन एक्स दी हुई है। देन हमें क्या बताना? देखो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, मतलब स्पीड के बारे में बताना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करो, dx/dt निकालो। dx/dt को v कहते हैं, वो कितना आएगा? 3t²/3 माइनस 3/2 इंटू 2t प्लस 2, ये 2 से 2, ये 3 से 3, वेलोसिटी आ रही है t² माइनस 3t+2, ये वेलोसिटी आ रही है। तुम्हें बताना है स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर लो इसका। आप ये बताओ वेलोसिटी जीरो कब कब होएगी? अगर मैं v = 0 सॉल्व करूं, जैसे बचपन में क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे, v की वैल्यू t² माइनस 3t+2 = 0, तो ये t² माइनस 2t माइनस t+2 = 0। 3t को क्या लिख दिया? 2t और t लिख दिया, t कॉमन लेके t-2 और यहां से -1 कॉमन लेके t-2 = 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या क्या सॉल्यूशन आ गया? t की वैल्यू 1 आ गई और t की वैल्यू 2 आ गई, t की वैल्यू 1 और 2 आ गई। इसका मतलब पैराबोला बनाना है मेरे को। ग्राफ क्यों बना रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। बताओ इसका ग्राफ बना देता हूं, ये ऊपर यहां से ये जो x लिखा हुआ है या नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं। बताओ ग्राफ बनाना है हमें, v और t का ग्राफ बनाना है, तो v और t का ग्राफ बनाना है। बताओ v की इक्वेशन कितनी थी? t² माइनस 3t+2, t² माइनस 3t+2, क्या ये v था क्या? तो v प्रोपोर्शनल टू t², माउथ अपवर्ड ओपन होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रही है? 1 सेकंड पे और 2 सेकंड पे। ये ग्राफ आएगा इसका। अगर ये ग्राफ है तो बता दो सारे आंसर्स,
बताओ यहाँ पे अब वो t की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो वेलोसिटी भी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जीरो पे वेलोसिटी और 1 पे वेलोसिटी, तो 1 पे तो वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो आप ये बताओ स्पीड घटते घटते, स्पीड ये ग्राफ ना ऐसे ऊपर जा रहा होगा, ये ऊपर जाते जाते ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाते ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप ये बताइए मेरे को कि 0 पे जो भी अब t की वैल्यू इन्फिनिटी तो आगे आएगी, t की वैल्यू 0 डाल रहे हैं अपन, ये लाइन पॉइंट भी यहाँ पे t की वैल्यू 0 डाल के v की वैल्यू 2 भी आ जाती, ठीक है ना। अब आप ये बताओ ये ग्राफ डिक्रीजिंग नहीं दिख रहा क्या आपको, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक स्पीड घटते घटते, तो 0 से 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, t 0 to 1 में स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज दिख रहा है मेरे को, स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड घटते घटते स्पीड, इस पॉइंट पे स्पीड इतनी थी, इस पॉइंट पे स्पीड इतनी थी, इस पॉइंट पे स्पीड इतनी थी, घटती घटते घटते कितनी हो गई, 0 हो गई। 1 से 2 के बीच में बताओ स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, यहाँ पे स्पीड 0 थी, 0 से बढ़ी होगी, कुछ आ गई ना यहाँ पे, मान लो -2 -3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है। आप ये बताओ स्पीड 0 से बढ़ी है और फिर घटते घटते 0 हो गई है, तो 1 से 2 के बीच में, 1 and 2 के बीच में स्पीड डिक्रीज होगी और फिर इंक्रीज होगी, और 2 से आगे तो स्पीड बढ़ती रहेगी, तो 2 से बड़े टाइम पे स्पीड बढ़ती रहेगी। ये मेरे सारे कंक्लूजन है। 0 से 1 में डिक्रीज होगी, 1 से 2 में घटेगी और बढ़ेगी, 2 से ज्यादा में बढ़ती रहेगी। बताओ 0 से 1 के बीच में स्पीड क्या हो रही थी, ग्राफ कैसा आ रहा था, ग्राफ ऐसा था, तो 0 से 1 में डिक्रीज हो रही थी, 0 से 1 में स्पीड डिक्रीजेस, तो P का 2 आंसर आएगा, P का 2 आंसर आएगा, ठीक है। 1 से 2 में, 1 से 2 में स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी, स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी, तो Q का 3, Q का 3 आएगा, Q का 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 सेकंड पर, 2 सेकंड से ज्यादा पे फिर स्पीड बढ़ी, 2 सेकंड से ज्यादा पे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होगी, तो R का 1 आ जाएगा, R का 1 आ जाएगा, तो फिर आंसर यही है। 1 सेकंड पर स्पीड 0 आ जाएगी, तो S का 4 आंसर आ जाना चाहिए। पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, बच्चों जहां भी स्पीड 0 होती है वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है 1D मोशन में, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो बच्चों 1D प्रोजेक्टाइल मोशन सब चीजें आप अच्छे से देख लो, ये भी एक अच्छा सवाल है। बताओ इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इस अगले सवाल में देखो, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड, इट्स हाइट वेरीज विद टाइम, तो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका हुआ है, हाइट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन जी है, हाइट h बतानी है आपको। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा करके इधर बना देता हूं, ऐसे ये सब दिया हुआ है देखो, ठीक है ना। 1 सेकेंड पर और 2 सेकेंड पर, 1 और 2 सेकेंड पर और 5 और 6 सेकेंड पर, हाइट हमें 1 से 2 या 5 से 6 के बीच में चाहिए, ये और ये पॉइंट हमें, ये हाइट h जो है ना ये बतानी है, कितनी होगी ये हाइट, ये बताओ। ये 2 से 5 के बीच में ये 3 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन होगा, 3 सेकेंड का, तो ये इनका मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 सेकेंड आ जाएगा, 3 का 1.5, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 में 1.5 जोड़ोगे तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 3.5 सेकेंड, यानी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर कब आएगा, 3.5 सेकेंड पे आ जाएगा, 3.5 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा। कोई टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता तो 7 सेकेंड, यहां से इनिशियल स्पीड निकाल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर देता हूं। दूसरा तरीका क्या है, ये बताओ, अब 3.5 सेकेंड से ये इस पॉइंट पे 5 सेकेंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, बताइए मेरे को। 3.5 से 5 सेकेंड, तो ये यहां से यहां तक गिरने में 1.5 सेकेंड का समय और लगेगा, 1.5 सेकेंड का, सही बात है, ये दिख रहा है ना, ये कितना टाइम होगा, 1.5 सेकेंड, और 1.5 में 1 सेकेंड और जोड़ोगे तो यहां से यहां तक गिरने में कितना समय लगेगा, 2.5 सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल को ऊपर फेंका गया था ना, पार्टिकल 1.5 सेकेंड में कितना गिरा और पार्टिकल 2.5 सेकेंड में कितना गिरा, इन दोनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वही हाइट h है। 3.5 सेकेंड से 1.5 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 3.5 में 2.5 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा।
अब जो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसके पास केवल एक्सेलरेशन होता है। केवल एक्सेलरेशन वाला पार्टिकल कितना चलता है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो 2.5 सेकंड में कितना चलेगा, हाफ जी टी का स्क्वायर। और 1.5 सेकंड में कितना चलेगा, हाफ जी 1.5 का स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया तुम्हारे पास, सॉल्व कर लो इसे। g/2 कॉमन आ जाएगा, g/2 और 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2.5 माइनस 1.5 1 और 2.5 प्लस 1.5 यानी 4। तो ये 2 से कितना आ जाएगा, 5 5 4 जा 20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं, अटक जाते हैं बच्चे सवालों में, सॉल्व कर लेना। तरीके और भी थे, इनिशियल स्पीड निकाल के भी कर सकते थे। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन क्या बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगले सवाल में बोल रखा है बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। तो अब बॉल इज थ्रोन विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर। तो 60 मीटर हाइट का कोई टावर है, यहां से 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है। कितने एंगल पे फेंका जाता है, 30 डिग्री पर फेंका जाता है। तो ये पार्टिकल इधर से घूम फिर के नीचे आ जाएगा। अब बताइए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस टू 0 देन इंक्रीज। सही बात है बच्चों, इसके दो कंपोनेंट, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 cos 30 और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा 40 sin 30, जिसको 20 बोल सकते हो। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जी नीचे लग रहा है। तो केवल वाई डायरेक्शन को देखोगे तो पहले वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी 20, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी 0, और लोएस्ट पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द बॉल रीचेज ग्राउंड इन 6 आफ्टर 6 सेकंड। बॉल ग्राउंड पे 6 सेकंड में पहुंचेगी। बच्चों वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशन लगा रहे हैं। वाई डायरेक्शन ये वर्टिकल डायरेक्शन को बोला है, इसमें नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं। बताइए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स -60 हो जाता। वाई डायरेक्शन में अपवर्ड वेलोसिटी +20, टाइम कितना लगेगा वो निकालना है तुम्हें, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10, क्यों, क्योंकि जी डाउनवर्ड्स है, इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ एक ये सारे जीरो जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई किया -12 इक्वल्स टू 4t और माइनस टी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया यहाँ से टी स्क्वायर -40 और -12 इक्वल्स टू 0। बताओ इस टी स्क्वायर -60 प्लस 2t -12 इक्वल्स टू 0। बच्चों -40 को क्या लिख दिया मैंने, -60 प्लस 2t। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो ये t -6 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे अगेन t -6 आ जाएगा। यहाँ से t के दो आंसर आएंगे, एक तो 6 सेकंड, एक -2 सेकंड। -2 सेकंड हो नहीं सकता है, तो मतलब कितना आ गया ये आ जाएगा हमारे पास t इक्वल्स टू 6। तो 6 सेकंड पे पार्टिकल ग्राउंड में आ जाएगा, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, मतलब आंसर तो इसका 4th है। ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या बोला हुआ है। इफ द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे करती है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी लेस देन 45 डिग्री। बच्चों हमें ये याद रहता है कि रेंज मैक्सिमम में एंगल 45 डिग्री होता है, वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अगर किसी भी हाइट से आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, आप ऐसे सोचें कि पार्टिकल को ना ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस और मिलने वाली है। जब हम ग्राउंड से फेंकते हैं ना, तो हम जो वेलोसिटी देते हैं उसी का एक कंपोनेंट उसे ऊपर भी ले जाएगा, हवा में भी ले जाएगा, और जितनी देर तक वो हवा में जाएगी फिर उतनी देर तक ही हॉरिजॉन्टल चलेगी वो, तब जाके उसे रेंज मैक्सिमम मिलती थी। यहाँ पे ये 60 मीटर हाइट से फेंका हुआ है। या तो खुद से सोचो कि एंगल 45 से कम रहना चाहिए। एंगल 45 से कम रहने के कारण
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्पीड का क्या रहेगा, ज्यादा। और जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्पीड का ज्यादा रहेगा ना तो रेंज भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है अगर आप ऐसे सोचना चाहो तो। वरना जो इस बार हमने क्लास में आपको नोट्स लिखवाए हैं, नोट्स में हमने एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है आपको, नोट्स में एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है। वैसे तो हम जेई मेंस में बताते हैं, बट हमने तो नीट की क्लासेस में भी ये सब बता रखा है। मान लीजिए आप किसी भी हाइट से एंगल थीटा पे फेंकते हैं, इस थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इनिशियल स्पीड यू होती, बताओ जब पार्टिकल ग्राउंड पे टकराएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एनर्जी कंजर्वेशन से यू स्क्वायर प्लस 2gh आएगी। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि टेन थीटा की वैल्यू वो u बाय वी आती है फॉर मैक्सिमम रेंज किसी भी हाइट से। अगर टेन थीटा का फॉर्मूला u बाय वी है, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए u बाय वी होने पर, इस एंगल पर फेंकने पर रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ना u और v दोनों सेम होते हैं, तो u और v सेम होने से टेन थीटा 1 हो जाता है, थीटा 45 डिग्री आ जाता है। लेकिन हाइट के लिए ऐसा होगा। अब यहां पे इनिशियल स्पीड कितनी थी, 40 थी, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या एंगल होना चाहिए था, टेन थीटा का फॉर्मूला u की वैल्यू 40 अपॉन नीचे रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला नंबर 40 से तो बड़ा ही आएगा ना, यानी 40 अपॉन अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 40। तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी मतलब एंगल जो आना चाहिए वो 45 डिग्री से कम आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन बेहतरीन है, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के पॉइंट बताने वो मैंने बता दिए। आंसर इसका 4th है, नोट्स जरूर पढ़ लें, उसमें सब ऊटपटांग बातें बता रखी हैं आपको, ठीक है, प्रूफ करवा रखी है। आगे चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन। बोलो बच्चों क्या बोला हुआ है, रिलेटिव का कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से भी जेई मेंस नीट मतलब एनटीए को बहुत प्यार है। बताओ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर, मतलब चेंज इन वेलोसिटी और वो कितने टाइम में चेंज इन वेलोसिटी हुई है। अब बताओ फाइनली वेलोसिटी क्या बोला हुआ है, पार्टिकल मूव्स विद 5, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ये u को क्या लिख सकते हो 5i कैप u वेक्टर। ये फाइनली 5 है 37 डिग्री पर, 37 है तो ये 53 होगा, ये 3 और ये 4, मैंने इसके कंपोनेंट कर लिए। 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होता था, मतलब फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखना चाहिए 4i कैप माइनस 3j कैप। बताओ v फाइनल को क्या लिखूंगा मैं 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस v इनिशियल को क्या लिखूंगा 5i कैप अपॉन टाइम 2, टाइम 2 दिया हुआ है। बोलो कितना आ जाएगा 4i माइनस, तो माइनस i कैप माइनस 3j कैप अपॉन 2। तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाय 2, यानी रूट 10 बाय 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रूट 10 बाय 2 या रूट 10 बाय 4 या रूट 5 बाय 2, रूट 5 बाय 2 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूल जाते हैं पता नहीं क्यों बच्चे, बट प्रैक्टिस करो, आपको भूलना नहीं है। आगे चलें, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वैसे जेई मेंस 2016 का ही सवाल है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में कीजिए, क्योंकि हमारे तो जो नीट 2025 में भी सवाल आया था डायमेंशन एनालिसिस का, कम ही बच्चों से हो पाया था, ठीक है ना। वैसे हमने नीट के सॉल्यूशन डाल रखे 25 सालों के, देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स तरीका बताया हुआ जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो क्या बोला हुआ है कि गैस बबल फॉर्म फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर, वाटर ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड टी, तो टाइम पीरियड टी दिया हुआ है और टी इज प्रपोर्शनल टू पी की पावर ए, डी की पावर बी, ई की पावर सी, ये दी हुई है। बताइए इसमें टाइम पीरियड टी जो है ये प्रपोर्शनल दिया है, पी क्या है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना होता है mlt माइनस 2 फोर्स, और एरिया L2 से डिवाइड करोगे तो इधर L की पावर -1 आ जाएगी, इसकी पावर A लगा दी हमने। D क्या है, D डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम L की पावर -3, उसकी पावर B लगा दी हमने, और E एनर्जी होनी चाहिए, E एनर्जी है, E एनर्जी, एनर्जी क्या होती थी काइनेटिक एनर्जी mL2 T-2 इसकी पावर C, ठीक है।
बताइए यहाँ पे m की पावर कितनी है 0, l की पावर कितनी है 0 और t की पावर कितनी है 1। बताओ अगर m की पावर इक्वेट करें, m की पावर इधर कितनी है 0, m की पावर इधर m की पावर कितनी आ जाएगी a, इधर m की पावर कितनी आ जाएगी b, इधर m की पावर कितनी आ जाएगी c, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन है। अच्छा l की पावर इक्वेट करता मैं, l की पावर 0 आ जाती, की पावर 0, l की पावर 0, इधर l की पावर कितनी है -1 से a को मल्टीप्लाई करोगे माइनस a, -3b है ना l, और +2c ये l आ गया। और t की पावर को इक्वेट करता, t की पावर इधर कितनी है 1, t की पावर इधर कितनी है -2a, t की पावर इधर कितनी है -2c। बच्चों ये इक्वेशंस आ गई। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है a प्लस बी माइनस सी की, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप ये बताओ हमें वैल्यू इसकी निकालनी है a प्लस बी माइनस सी, ये हमारा आंसर है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये आंसर है ना। बच्चों ये बताओ क्या यहां से तुम्हें दिख रहा है a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी के बराबर होगी, a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी, तो माइनस सी मतलब हमारा आंसर -2c है। ये तो हमने साथ में ले दिया। हमें आंसर क्या निकालना है, हमें आंसर निकालना था a प्लस बी माइनस सी का, लेकिन a प्लस बी की जगह -c, जो भी c की वैल्यू आएगी -2 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। बस c की वैल्यू निकालनी है, -2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये बताइए a प्लस बी प्लस सी 0 था, हमने a प्लस बी इक्वल्स टू -c करके यूज कर लिया इन इक्वेशन में। ये बताओ ये लास्ट वाली इक्वेशन को देखो जरा, इस लास्ट वाली इक्वेशन से a प्लस सी की वैल्यू -½ दिख रही है, a प्लस सी की वैल्यू -½ क्योंकि -2 को नीचे ले गया मैं, a प्लस सी की वैल्यू -½ दिख रही है a प्लस सी की वैल्यू। और इसी इक्वेशन से, ये पहली जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस सी की वैल्यू -b के बराबर भी थी, a प्लस सी की वैल्यू -b के बराबर भी थी, यानी -b इक्वल्स टू -½ तो b की वैल्यू तो हाफ आ जाएगी, b की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो b की वैल्यू हाफ आई है बच्चों, ये b की वैल्यू हाफ अगर अपन ये इस l वाली इक्वेशन में डाल दें b की वैल्यू हाफ, तो क्या बन जाएगी ये 0 इक्वल्स टू -a -3, b की वैल्यू हाफ तो -3/2 आ जाएगी +2c, ठीक है। ये बताओ यहां से कितना आ गया -a +2c, -a +2c, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। यही b की वैल्यू हाफ इस m वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। b की वैल्यू हाफ डालोगे तो b की जगह हाफ यहां पे लिखोगे तो a प्लस सी की वैल्यू -½ a प्लस सी की वैल्यू -½ ठीक है। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन है, इनको ऐड कर दो। देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो -a और +a कैंसिल हो गया, 2c और c को ऐड करूंगा 3c इक्वल्स टू ये 3/2 और -½ को ऐड करूंगा 3/2 और हाफ -½ ऐड होके 3/2 -½ ऐड होके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब c की वैल्यू 1/3 आ गई, हमारा आंसर कितना था -2 इंटू 1/3 मतलब -2/3, -2/3 मतलब थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यूनिट डायमेंशंस, एरर और ये जो मेजरमेंट के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों ये। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा हुआ है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से थ्रो की गई है एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a फ्रॉम द बेस ऑफ अ पोल। तो कोई पोल रहा होगा, इसके बेस से a डिस्टेंस से फेंकी गई है एट एन एंगल 45 डिग्री, ग्रेजेस द टॉप। तो 45 डिग्री पे फेंकेंगे, ग्रेजेस द टॉप मतलब टॉप को टच करके जा रही है ये। लैंड्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस b ऑन द पोल्स अदर साइड। पोल के अदर साइड पे b डिस्टेंस पे ये नीचे गिर जाती है, ये बोला हुआ है। हमें हाइट पोल की पूछी हुई है, कितनी हो जाएगी बच्चों। इस क्वेश्चन में हम जब भी आपको पढ़ाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन आप तब इस्तेमाल करें जब टाइम दिया नहीं हो। इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दिया हुआ है,
इसलिए आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन के लिए हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, उसको ओरिजिन मानते थे। बच्चों जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट a, h लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ, x में a और y में h। तो बताइए y की जगह पे क्या लिख देंगे इस इक्वेशन में? h। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दिए, y की जगह h, x की जगह a tan 45 डिग्री 1 माइनस एक्स बाय आर, x की जगह a और रेंज a प्लस बी रेंज आ जाएगी। बच्चों आंसर आ गया h इक्वल टू a tan 45 1 हो गया। यहाँ पे एलसीएम a प्लस बी आएगा, ऊपर a प्लस बी में से a माइनस करोगे तो b आएगा, मतलब आंसर कितना आ गया? a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व।